बेटी बहू को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटी बहू ने पार्टी के दिन अपनी बूढ़ी माँ को भूखे प्यासे कमरे में बंद कर दिया तो माँ ने किया ऐसा काम कि बेटी बहू की अकल ठिकाने आ गई। सुनीता जी अपनी नीरस जिंदगी से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु उनकी शादी के 7 साल बाद ही हो गई थी। उनके पति एक बैंक में मैनेजर के पद पे थे। एक बार वे अपने काम से के लिए बैंक जा रहे थे, तभी पीछे से तेज आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके भी उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात सुनीता जी को पता चली तो वह बेसुध होकर गिर पड़ी। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और बड़े दुख के साथ घर वालों ने उनके पति का अंतिम संस्कार किया। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब उनका बेटा सोनू उनके पेट में ही था। पति की मृत्यु के 5 महीने बाद उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। पति के बिना सुनीता जी की खुशियां अधूरी सी थी। उन्होंने किसी तरह अपने बेटे बहू को पाल पोस कर बड़ा किया। सुनीता जी के घर में उनके सास ससुर जेठ जेठानी ननद देवर सब थे, लेकिन पति के बिना उनका जीवन दुख में कट रहा था। जब तक उसके सास ससुर रहे तब तक सब अच्छे से चल रहा था। जैसे उनके सास ससुर की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद ही जेठ और देवर ने उन्हें घर से उनके बेटे के साथ निकाल दिया, लेकिन उनके ससुर ने जमीन जायदाद पहले ही तीनों बेटों में बराबर बांट दी थी, जिस कारण वे अपने वाले हिस्से में कानूनी तौर पर रहने लगी और खेतों को संभाल लिया। कुछ साल तक तो वो गांव में ही रही, लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा सोनू बड़ा हो रहा था, सुनीता जी को अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता हो रही थी। इसलिए वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर शहर में एक नया घर बनवा लिया, जिसमें माँ और बेटे रहने लगे। सुनीता जी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। दिन बीतते रहे। कुछ सालों बाद उनका बेटा पढ़ लिख कर एक कंपनी में जॉब करने लगा, जिसके चलते उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। सुनीता जी को लगने लगा था कि वो अपने घर में बहू लेकर आए, इसलिए उन्होंने नाते रिश्तेदारों में कह दिया था कि उन्हें अपने बेटी की शादी करनी है, जिसके चलते कुछ रिश्तेदारों ने पढ़ी लिखी सुशील लड़कियों के लिए रिश्ते लाए। दोनों माँ बेटे कुछ लड़कियों को देखकर आए, उसमें से एक मीरा नाम की लड़की पसंद आई। वो देखने में सुंदर थी, उनके नयन नक्श बहुत अच्छी थी। उसी से सुनीता जी ने अपने बेटे की शादी करवा दी। बहू शुरू में तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उनका रवैया बदलता गया। वो घंटों अपनी माँ से फ़ोन पे बातें किया करती थी। सुनीता जी की समधन अपनी बेटी को हमेशा अपने सास के खिलाफ पाठ पढ़ाया करती थी, जिसके चलते वो सुनीता जी से गलत बर्ताव करती थी। आए दिन उन पर भड़क जाती थी। एक दिन जब सुनीता जी की पोती का मुंडन संस्कार था, तब मीरा अपने पति सोनू से कहती, सुनो, अपनी माँ को समझा देना, 2 दिन बाद घर में परी की मुंडन संस्कार है, कम से कम उस दिन वो मेरा मूड ना खराब करे। बेहतर होगा अगर वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहे। अगर वो अपने कमरे से निकली और मेरी बेटी की मुंडन संस्कार की पार्टी खराब हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं यह भी भूल जाऊँगी कि वो मेरी सास है, सीधा घर से बाहर निकाल दूँगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। मीना अपने पति सोनू से बोली। सोनू बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम तुम घर पे रहकर माँ को तो संभाल ही सकती हो। सच कहते हैं लोग, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, मगर बेबी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। पार्टी में मेरे कंपनी के कुछ पार्टनर्स के साथ साथ तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने हमारी इज्जत बचानी है, तो माँ को अच्छे से समझा देना और अगर ज़्यादा चिड़चिड़ी तो पीछे वाले कमरे में उन्हें बंद कर देना। और हाँ, प्लीज़ मुझे आगे से इन सब बातों में से दूर रखना। बाहर की परेशानी क्या कम होती है जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर सोनू कमरे से निकल गया। सोनू के वहाँ से जाते ही मीरा बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा देती हूँ। अरे हमारी मजबूरी न होती तो मैं इस बुढ़िया को कभी भी अपने साथ न रखती। इस बुढ़िया की वजह से अगर मेरी मुंडन की पार्टी खराब हुई तब तो
मुझे इस बुढ़िया के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मेरी शादी में मूंग तलेती रहेगी। पर अभी फिलहाल प्यार से ही इस बुढ़िया को समझाना होगा। कहीं बुढ़िया ने मुंह खोल दिया किसी के सामने तो सब कुछ खराब हो कर देगी। मन ही मन में बुदबुदाते हुए वो अपनी सास सुनीता जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हो 2 दिन बाद आपकी पोती के मुंडन संस्कार की पार्टी है और उसी दिन आपके बेटे के प्रमोशन की भी पार्टी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो। अच्छा होगा अगर उस दिन आप अपने कमरे में ही रहे, इसलिए आपको कमरे में से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ। फिर भी अगर आप इधर उधर ज़रूर घूमेंगी, उसके बाद आगे आपके साथ क्या होगा इसके लिए भी आप तैयार रहना। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली गई। सुनीता जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। अरे इकलौती पोती है मेरी, क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? भला मैं क्यों अपनी पोती की पार्टी को खराब करूँगी? अरे उन्हें कौन समझाए कि मूल से ज़्यादा एक माँ को प्याज प्यारा होता है। अपनी पोती के साथ 2 पल बिताने के लिए मैं लोगों का गलत बर्ताव को बर्दाश्त कर रही हूँ और बहू है कि उसे बस पार्टी और मेहमानों की परी है, बस माँ के अरमानों की कुछ नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पूरा घर लाइटों से जगमगा उठा। हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनीता जी के कानों तक जा रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वो अपनी पोती की उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वो तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवान की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। सुनीता जी सोचने लगी, इतनी अच्छे से वो बचपन से अपने बेटे का जन्मदिन मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और अपनी कंपनी का प्रमोशन क्या मिला, पूरा ही बदल दिया। परी के मुंडन संस्कार की पार्टी साथ साथ उसके प्रमोशन की भी पार्टी है ना, तो साधारण पार्टी तो नहीं होगी। पार्टी में बेटे की कंपनी के कुछ लोगों और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। सुनीता जी को बहू के मायके वालों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी सुनीता जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वो जरा से भी कमरे से बाहर आती तो उनकी बहू मीरा को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही, परी को छूने मात्र से ही परी बीमार न पड़ जाए। मीरा परी को भी सुनीता जी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। सुनीता जी दरवाजे की चौखट पर बैठकर बस अपनी पोती को दूर से ही निहारा करती थी और फिर बेटी बहू के इस चमकीली सुंदर घर में सुनीता जी एक पुराना कबाड़ के रूप में जो थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। सुनीता जी अकेले कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटी बहू का बस चले तो वो मुझे घर से निकाल दे, पर मैं जानती हूँ बस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा आदमी अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इस मजबूरी में वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तभी अचानक मीरा ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला, उनकी तरफ एक साड़ी फेंकते हुए बोली, लीजिए यह साड़ी पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो इज्जत हमने तो इतनी मुश्किल से बनाई है, कहीं वो तुम्हारी वजह से खराब न हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आ जाए तो नमस्ते हाँ हूँ में ही जवाब देना, बस ज़्यादा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी। मीरा बस बोले जा रही थी, पर सुनीता जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से मीरा उनके कांधों पर हाथ रखकर उन्हें हिलाते हुए बोली, अरे सुन भी रही हो क्या? मैं बस भोंकती जा रही हूँ। सुनीता जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोली, हाँ बहू, यह तो बताओ मेरी पोती की पार्टी में क्या क्या बनवा रही हो? मीरा बोली, हे भगवान, जब देखो उस बुढ़िया से बस खाने की बात कर लो। अरे मैंने जो कहा आपने वो सुना या नहीं? अरे पार्टी की तैयारी हम लोग कर लेंगे, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो प्लीज़ ज़्यादा बात मत कीजिएगा। अगर मुँह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल गया तो मैं कह देती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता जी ने सर हिला दिया और बोली, बहू बेटी के प्रमोशन पार्टी तो छोड़ो, क्या मैं अपनी पोती की मुंडन संस्कार की पार्टी में भी शामिल नहीं हो सकती?
मीरा बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। सुनीता जी बोली, बहू तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। सुबह से सिर्फ 2 बिस्किट और 1 कप चाय पी है। मीरा ने सुनीता जी को बड़ी बड़ी आंखें करके घूर कर देखा, मानो उन्होंने जैसे बहुत कीमती चीजें मांग ली हो, और फिर मुंह टेढ़ा करते हुए वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी नौकरानी उनके खाने की थाली सुनीता जी को देते हुए बोली, अम्मा खाना खा लेना। सुनीता जी ने आशा भरी नजरों से कमला की तरफ देखा। कमला बोली, अम्मा जी तो अब पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का जो बचा हुआ खाना था वो ले आई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो सके। और फिर बिना मालकिन के पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप तो जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। सुनीता जी सब समझ गई। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वो खाने पे टूट पड़ी। उनको इस तरह से खाते देख कमला की आंखें भर आई। वो सोचने लगी, कोई कह सकता है भला कि यह एक अमीर आदमी की माँ है जो अपनी अमीरी का दिखावा करता है। जिस घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, उन्हीं की बूढ़ी माँ एक एक रोटी के लिए भी तरस रही है। इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है, बेटा बहू मजदूरी करते हैं और मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ तो प्रमोशन में छेना बट रहे हैं और उसी के घर की माँ भूखी है। उसे तो बेटे को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। तभी कमला को मीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो बाहर जाने को हुई। तभी सुनीता जी बोली, कमला एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटी है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। उस पर कमला बोली, अम्मा मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगी, अभी मैं जाती हूँ वरना मैडम मुझे आज कच्चा खा जाएंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सुनीता जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वो खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार मेरे लिए शादी की साड़ी खरीदी है, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता, अभी के लिए पुराने साड़ी की पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान आ चुके थे और केक कटने की तैयारी होने लगी थी। सोनू और मीरा अपनी बेटी परी को गोद में लेकर जैसे केक काटने के लिए आगे आए, सोनू की बॉस ने कहा, अरे सोनू घर में आंटी जी है, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो तुम्हारे प्रमोशन की पार्टी, दूसरा उनकी पोती का मुंडन संस्कार की पार्टी। इतनी खुशी के मौके पे उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। क्यों दोस्तों, सबने हाँ हाँ करना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर सोनू ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा बात बनाते हुए बोली, सर बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं रहती है और आज सुबह से उनके पैरों में तेज दर्द हो रहा है। सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मम्मी जी को आराम करने के लिए कहा है। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी अपनी पोती की पार्टी में आए, लेकिन मम्मी जी ने कहा मुझे परेशान मत करो। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी आप अपने हाथों से सोनू जी के प्रमोशन का केक कटवाए और उन्हें आशीर्वाद दे, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके मीरा ने सोनू के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग जुट गए। इतने में कमला एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो सोनू उसे डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही हो, यह चोरी छुप के खाना किसके लिए ले जा रही हो। उस पर कमला बोली, अम्मा को भूख लग रही होगी ना, एक ही रोटी खाई थी। मीरा बोली, तो एक रोटी काफ़ी ज़्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको कौन उठाएगा। खाना यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान अभी खाना खा रहे हैं और तुम ये अम्मा की परी है, क्या वही तुम्हें सैलरी देती है। सैलरी तुम मुझसे लेती हो और नौकरी अम्मा की बजाती हो। चलो जाओ यहाँ से। बेचारी कमला को मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रखनी पड़ी और अपना काम करने लगी। मीरा अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। देखते ही देखते रात के 2 बज गए, पर अभी तक सुनीता जी को खाना किसी ने नहीं दिया। वो भूख से तड़प रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी भी चल रही थी। सुनीता जी के सब्र का बांध टूट ही जा रहा था। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आए और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर
झांकने लगी। अचानक से सोनू की नज़र सुनीता जी पे पड़ी और वो मीरा के पास जाकर धीरे से बोला, मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस पार्टी में माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े लोग आ रहे हैं, अम्मा को संभाल लेना, और मुझसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अरे तुमसे क्या कहा था, उन्हें पीछे वाले कमरे में बंद कर देना। अब जल्दी से यहाँ से जाओ और अम्मा को बंद अंदर ले जाओ। इससे पहले कि किसी की नज़र उन पे पड़ी, मीरा फटाफट अम्मा के पास आ गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए उनके कान में बोली, आपसे कहा था ना बाहर मत आना, आप सुनते क्यों नहीं हो? बाहर आकर सबके सामने आप ना कटवाही कर मानोगी। पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया। देख मीरा बोली, चलिए मम्मी से अंदर चलकर आराम कर लीजिए। सुनीता भूख से तड़प रही थी। सबके सामने सुनीता जी बोली, बहू, तुम लोग मुझे मेरी पोती और बेटे की पार्टी के समय कमरे में बंद करके क्यों रख रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से सुनीता जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े आदमी की माँ अभी तक भूखी प्यासी बिलख रही है। लोग पार्टी और खाने का आनंद ले रहे हैं। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी एक भी जैसी बातें करने लगे। आखिरकार मीरा सुनीता जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरों में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर ढकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हो आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं, खाना भी नहीं देते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे संभाल लो। इससे पहले सुनीता जी कुछ कहती उससे पहले मीरा ने दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने भोली सी सूरत बनाते हुए कमला जी से बोले, कमला, जल्दी से मम्मी जी के लिए एक प्लेट में खाना लगा कर दे दो। तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मी जी को समय समय पे खाना खिला दिया करो। अरे आखिर तुम्हें पगार हम किस बात की देते हैं? तुम्हें यहाँ हमने मम्मी जी की देखभाल के लिए ही तो रखा हुआ है। तुम्हें पता है ना वो बूढ़ी हो गई है, हर 2 घंटे पे उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई, पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मीरा की बात सुनकर कमला आश्चर्य से मीरा की तरफ देखने लगी और फटाफट से एक प्लेट में खाना लगाकर सुनीता जी के कमरे में ले गई। पलक में पड़ी सुनीता जी रो रही थी। कमला को देखते ही बोली, देखो कमला, बहू ने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा, पलंग से टकराकर मेरे बुढ़ापे के शरीर को चोट लग गई और कितना खून बह रहा है। कमला ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसके हाथ को में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं अम्मा, पहले आप खाना खा लो, मैं खा पे दवा लगा दूंगी। कमला ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें कम लग रहा था तो वो उस पर बोली, एक बात कहूँ अम्मा, इतना बड़ा दिन है आज आपकी बेटी बहू का, लेकिन बेटा है कि आपके एक मीठा बोल तक नहीं बोलता। सच कहूँ अम्मा, अगर आपका बेटा सही होता तो आपकी बहू की हिम्मत नहीं होती आपके संग ऐसा बर्ताव करने की। आप क्यों बर्दाश्त करती हो भला? क्या कमी है आपके पास? फिर आप बेटे बहू पर मोहताज क्यों हो? सुनीता जी बोले, कमला, गाँव में मेरे पास ज़मीन ज़्यादा सब कुछ है, चाहे तो आज अपने लिए नौकर चाकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार का साथ अपनी पोती के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। गांव में मैं अकेले क्या करूँगी? यहाँ कम से कम अपने बच्चों का मुंह देख लेती हूँ। यही सोचकर तसल्ली कर लेती हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहती हूँ और गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो भी बेटा बहू अपने पास रख लेते हैं। दोनों अच्छे से जानते हैं कि उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। सोनू ने बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला ही छोड़कर चले गए। अब मैं बेटे और बहू अपनी पोती को छोड़कर भला कहाँ जाऊँ? इतना कहते कहते सुनीता जी फूट फूट के रोने लगी। उस पर कमला बोली, अम्मा, आप पति के बगैर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े पद पे नौकरी दिलवा सकती हैं,
तो क्या यह ज़मीन ज़्यादा संभाल नहीं सकती? आपके इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए अपने बेटे बहू के आगे मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर ऐसा करता तो मैं अपने बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो बूढ़ी पढ़ी लिखी हैं। तभी मीरा ने कमला को आवाज़ लगाई और वो बाहर चली गई। उसके साथ ही मनोरमा जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखाती है तो मैं तो क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या यह मेरे आदर सम्मान की रोटी है। थोड़ी देर बाद कमला कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खाना वैसा का वैसा ही है और सुनीता जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। उस पर कमला बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना? सुनीता जी बोली, नहीं चाहिए मुझे, तिरस्कार की रोटी ले जाओ उसे वापस। कमला ने सुनीता जी को मनाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी। मीरा और सोनू कमरे में आ गए और आते ही सुनीता जी पर चिल्लाने लगे, क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ बैठे बैठाए मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकतें करती हो। खाने के लिए आप कितनी पगलाई हो। अरे क्या हम आपको खाने के लिए खाना नहीं देते हैं क्या? कहा तो आप ऐसी रही थी ना, जाने कितने दिनों से भूखी पड़ी रही हो। यहाँ मेरी इज्जत है या नहीं आपको पता है? लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। फिर पड़ी रहना अकेले और खाती रहना। खाना शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अपने घर में रख रहा हूँ। मेरी जगह कोई और बेटा होता तो अब तक किसी वृद्धाश्रम में पड़ी हुई होती। तुम जैसी बूढ़ी औरत को तो आजकल बच्चों की कदर ही नहीं है। सोनू की बातें अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि मीरा बोली, यह देखो खाने के पीछे इतना मरीज जा रहे थे, वो भी वैसा ही वैसा रही रखा है। खाना बर्बाद करती है, पता है भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो, इनका कुछ करो। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें या तो किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो या फिर इन्हें अपने वापस गांव भेज दो। जब वहाँ अकेली रहेगी तब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सोनू बोला, ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनीता जी चुपचाप बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। कमला आश्चर्य से सुनीता जी की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी कि वो तूफान से पहले की शांति है, न जाने आज माँ जी क्या करेगी। दूसरे ही दिन सोनू ने सुनीता जी को गांव भेज दिया। पहुंचने पर सुनीता जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी ज़मीन जायदाद से उन्होंने सोनू को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे वृद्धाश्रम बनवा दिया जाए। उस वृद्धाश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी कमला को दे दी जाए। इसके लिए उसे हर महीने की वेतन भी दी जाएगी। घर के आधे हिस्से में उन्होंने एक कारखाना खुलवा दिया जहां गरीब, लाचार महिलाएं और लड़कियां काम कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। और आधे हिस्से में वो खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने कमला को फ़ोन किया और कमला और उनका पति वहाँ पर आ गया और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और सुनीता जी के साथ रहने लगी। सुनीता जी अब तो अपने आशियानों में सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वो सोनू के पास न भेजकर सुनीता जी अपने पास रखवाना शुरू कर दिया था। जब पैसा सोनू के अकाउंट में नहीं आया तो वो मीरा के साथ गांव पहुंच गया। गांव आते ही सुनीता जी के ठाट बाट देखकर सोनू पागल हो गया। माँ, ये घर का क्या हाल बना रखा है आपने? और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई है क्या जो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। सुनीता जी बोली, मैं तुमसे क्यों पूछूं, तुम होते कौन हो? और अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेगी। मीरा बोली, आप पैसों का क्या करोगी? और आपने आधे घर को कारखाने में बदल दिया। सुनीता जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूं मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है, तुम्हें अपने अनुसार इसको इस्तेमाल कर लिया करो। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझसे यह सब
कुछ कहने वाले सोनू बोला, माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? हम आपका बेटा बहू हैं, आपका भला भला बुरा हम अच्छे से जानते हैं। सुनीता जी बोली, कौन है बेटा, कौन है बहू? तुम तो अपने प्रमोशन की पार्टी में हजारों लोगों को खाना खिला रहे थे, लेकिन अपनी माँ को एक रोटी के लिए भी तरसा रहे थे। ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे में मैंने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा आलीशान घर, और हाँ, मैंने अपनी पोती के नाम घर की ज़मीन बेचकर लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं। जब मेरी पोती बड़ी होती तब वो चाहे उन पैसों का इस्तेमाल कर सकती है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। अब दोबारा तुम्हें यहाँ गांव में आने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब प्रमोशन पार्टी त्यौहार अपनी पत्नी के साथ आराम से मनाओ। मीरा बोली, मम्मी जी अब ऐसा कैसे कर सकते हो? ज़रूर यह सब आपको इस कमला ने भड़काया होगा। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। जैसे वो उस कमला की तरफ बढ़ी तभी सुनीता जी ने एक जोरदार थप्पड़ रचना के गाल पे मार दिया और बोली, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया तो आज तक जो तुमने मेरी कोई भी सेवा नहीं की हो, जो भी सेवा की है इसने की, और मेरे मरने के बाद भी इसमें रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और न ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। कमला का पति मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम इन लोगों से इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। सुनीता जी की इस रूप को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला बोली, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग अम्मा जी को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी अम्मा को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार सुनू और मीरा नजर झुकाए वहाँ से चले गए और दोबारा लौट कर नहीं आए। यहाँ सुनीता जी अपनी खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। कमला और उसका पति मनु सुनीता जी की खूब सेवा करते रहे। कमला से उसकी चीज़ों को संभालते थे। जब बेटा बहू ने अपना फर्ज अदा नहीं किया तो वे अधिकार कैसे पा सकते थे? वो खाली हाथ रह गए। कुछ समय बाद सुनीता जी की मृत्यु हो गई। इसकी खबर कमला ने सुनू और मीरा को दे दी। वो तुरंत अपने गांव आए, लेकिन उनकी वसीयत के मुताबिक उनको अग्नि देने का हक कमला के पति का था, इसलिए उसी ने उनका अंतिम संस्कार किया और सारी क्रिया विधि पूरी की, जिसके चलते लोग सोनू और उसकी पत्नी पर थू थू करते रहे। वो कह रहे थे कि बेटी बहू के होते हुए भी माँ का अंतिम संस्कार कोई और कर रहे तो धिक्कार है ऐसे बेटी बहू पे। अब वो शर्म के मारे मरे जा रहे थे, इसलिए वो अपना मुंह छुपाकर अपने शहर चले गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।